नमस्कार विनोद जी। बहुत स्वागत है आपको। नमस्कार अंजलि जी। बहुत धन्यवाद। विनोद जी, मोहन भागवत ने बुधवार शाम को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। करीब करीब 35-40 मिनट वो मुलाकात चली। पहले तो आप उस मुलाकात के बारे में बताइए कि क्या समझा जाए, 2027 और 2029 की रूपरेखा तैयार की जा रही है उस बैठक के जरिए, क्योंकि 2024 में हमने देखा किस तरह से दूरी थी संघ और बीजेपी के बीच में, और उसका नतीजा क्या हुआ। 240 पर बीजेपी रुक गई। देखिए अंजू जी, ये जो मुलाकात है, मुझे मुलाकात में जो बातचीत है, बातचीत के कंटेंट से ज्यादा इसका एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग ये समझिए कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसकी मैसेजिंग होती है। उसका उसका सीधे सीधे मतलब ये है कि संघ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है हर मामले में। अब आपका जो प्रश्न है उससे निकल करके आते हैं कि जिस तरह से 2024 के चुनाव में संघ ने मतलब ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं था, लेकिन कई कई बार होता है ना, अगर आप संघ को कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और आपको लगता है कि आप उसको करने में सक्षम है तो संघ जबरदस्ती नहीं घुसता है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो बूथ पर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए हार गई कि वहां पर बूथ पर लोग नहीं पहुंच पाए, वोटर्स इनके टर्नआउट नहीं। लगभग 6% का वोटर्स कम आए। और ये सारा काम जो है वो संघ के कार्यकर्ता करते हैं, जो छोटे लेवल पर होते हैं, वो तो वो नहीं हो पाया। तो अभी 2027 से पहले, और सबको ये मालूम है कि 2027 ही दिशा निर्धारित करेगी 2029 का, तो उसके लिए भूमिका बन रही है। और मुझे लगता है कि और ये मुलाकात लखनऊ में हुई है, लेकिन इस तरह की मुलाकातें सरसंघ चालक जी की योगी आदित्यनाथ से होती रहती है। और इधर काफी मतलब थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, अन्यथा खबरें बनती थी कि योगी आदित्यनाथ से सरसंघ चालक जी की मुलाकात हुई। तो मुझे लगता है कि ये 27 के चुनाव की तैयारी है। और केवल जनता को मैसेज नहीं है, बहुत सारे ऐसे अन्य लोगों को भी मैसेज है जो पार्टी के अंदर हैं और जो महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं, उनके लिए भी ये मैसेजिंग है। इसको भी अंजू जी मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं। आप कहिएगा तो उन नामों पर भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैसेजिंग लार्जर सेक्शन के लिए, जो वोटर्स हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं और बड़े कार्यकर्ता या जो पदों पर बैठे हुए, उनके लिए भी मैसेजिंग है अंजू जी। जैसे गुरुवार को सुबह मुलाकात की है मोहन भागवत ने दोनों डिप्टी सीएम से, ब्रजेश पाठक से भी और केशव प्रसाद मौर्य से भी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी एक मैसेज है ये? क्योंकि हमने खबरें सुनी, आपको याद होगा 2022 में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या क्या ड्रामा किया था, कैसे दिल्ली में डेरा डालकर बैठ गए थे। तो लगता है कि ये मैसेज उनको भी स्ट्रांगली चला गया है कि हम योगी के साथ हैं, तो तुम भी योगी के साथ मिलकर ही काम करोगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल अंजू जी, देखिए, जो दो के दोनों मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी, उसमें ब्रजेश पाठक को कुछ भी कहने के लिए सरसंघ चालक के इंटरवेंशन की उतनी जरूरत नहीं है। उनको केंद्र के किसी बड़े पदाधिकारी का या किसी संगठन महामंत्री का या महामंत्री का फोन आ जाना ही काफी है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, चूंकि उनकी पृष्ठभूमि संघ की है, वो वीएचपी के साथ जुड़े रहे हैं। वीएचपी का काम धाम, मतलब वीएचपी का काम देखने के बाद फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आया गया। और अशोक सिंघल का उत्तराधिकारी उनको माना जाता है कि अशोक सिंघल, और ये जाते जाते अशोक सिंघल ने कहा भी था कि हमारी जो राजनीतिक परिपाटी है, जो हमारी राजनीतिक कर्म वो है, उसको केशव प्रसाद मौर्य आगे लेकर के जाएंगे। तो ये एक वो है। उन परिस्थिति में चूंकि वीएचपी संघ सब एक ही विचार प्रवाह के हिस्सा है,
तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य को अगर कोई इस तरह का एम्बिशन है या कोई चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको बताई जानी जरूरी है, इसलिए कि अभी का जो राजनीतिक माहौल है, अभी का जो माहौल चल रहा है देश में, वो बड़ा वोलेटाइल सा है, कुछ भी ये पता नहीं लग रहा है और बहुत बिखराव है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सबसे ज्यादा बिखराव भारतीय जनता पार्टी में नजर आना चाहिए और उसको लोगों को कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन मैं ये बिखराव की बात ही कर रहा हूँ कि इस बिखराव को विपक्ष समेट भी नहीं पा रहा है, इसलिए कि उनके यहाँ और बड़ा बिखराव है और उनके यहाँ अलग तरह का बिखराव। खैर, वो अपने आप में एक अलग चर्चा का मामला है, उस पर डिविएट नहीं होना है। तो ये जो बिखराव वाली स्थिति है, उसमें एक यूनिटी दिखाने की जरूरत है। और यूनिटी दिखाने में योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को मजबूती देना और उन प्रयासों से को और मजबूत करने के लिए पूरा का पूरा जो बीजेपी का नेटवर्क है या बीजेपी का नेतृत्व है, उन सबको एक रहने की जरूरत है। और उन सबको एक रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से ज्यादा क्रेडिबल, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सख्त आवाज और कोई नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि ये कोशिश की जा रही है। अब इसमें एक और ये बात हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हैं, वो अभी धीरे धीरे काम को समझ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें, हालांकि ये जिम्मेदारी कायदे से जो बीजेपी और संघ की तरफ से जो एक पुल का काम करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। अभी वो काम पहले अरुण कुमार जी किया करते थे, अब वो काम महाराष्ट्र के जो लिमये साहब हैं, अतुल लिमये, उनके ऊपर है जिम्मेदारी। लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ चुनाव की व्यस्तता के कारण और सरसंघचालक की योजना रही होगी, तो ये उन्होंने किया। तो मुझे लगता है ये कुल मिलाकर के एक मजबूती की तरफ ले जाने की जो बिखराव दिख रहा है, उस प्रक्रिया का हिस्सा दिखता है। और वो 27 को प्रभावित करेगा, इसलिए ये किया जाना जरूरी है। तो मुझे लगता है ये इसलिए किया गया। लेकिन विनोद जी, आपको लगता है कि जो अविमुक्तेश्वरानंद का मामला हुआ, जिस तरह से विवाद हुआ, जिस तरह से योगी जी ने भी सदन के अंदर खड़े होकर बड़ी सख्त टीका टिप्पणियां की, बदले में अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या क्या नहीं कहा योगी आदित्यनाथ को लेकर, और फिर अचानक से केशव प्रसाद मौर्य तस्वीर में आते हैं जो बड़े सम्मानजनक तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद की बात करते हैं। और अभी ये जो मुलाकात हुई ब्रजेश पाठक की गुरुवार को सुबह मोहन भागवत से, उससे पहले उन्होंने 101 बटुकों को अपने घर पर बुलाया था, जैसे शिखा खींचने के मुद्दे को लेकर बड़ा बवाल मचा रहा। आपको लगता है कि उस मुद्दे पर जो एक तरह से लग रहा है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए शायद योगी आदित्यनाथ, उस मुद्दे पर इन दोनों को समझाने के लिए भी मोहन भागवत को लखनऊ आना पड़ा? देखिए अंजू जी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पहली बात तो ये समझिए कि मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो शंकराचार्य की पदवी है वो भी अदालत में विचारा रही है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। उनको संत मानते हुए ये माना जाए कि उन्होंने कोई बात कही। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, क्या वो गोरक्षपीठ जो हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व का झंडा उठाने के लिए लंबे समय से काम कर रही है, वो संत नहीं है, वो पीठाधीश नहीं है? क्या वो किसी दृष्टि से किसी भी संत की श्रेणी में या संत से छोटे हैं? मैं तो नहीं मानता इसको, और जनता भी नहीं मानती, लोग भी नहीं मानते। वो भी उसी तरह के संत हैं जिस तरह की बात संत अविमुक्तेश्वरानंद की बात है। दूसरा, उनके पास प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन का काम करने का एक तरीका होता है, उसके अपने नियम कानून होते हैं। जब प्रशासन एक नियम कानून को फॉलो करने की बात कर रहा है तो आप उसको तोड़ रहे हैं, आप राजनीतिक संगठनों के हाथ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इसको एक कास्ट बाइनरी में लाया गया, बताने की कोशिश की जाती है कि, और उसमें योगी आदित्यनाथ का जो संत बनने से पहले का नाम है उसको लिया जाता है। न मैं योगी आदित्यनाथ के उस नाम से एड्रेस करूंगा, न मैं अविमुक्तेश्वरानंद के उनके पुराने नाम से एड्रेस करूंगा। दोनों संत है, दोनों पूजनीय है। लेकिन जब आप इस तरह की बात करेंगे, और इसको इसको दो कास्ट डिवीजन की भी बात की गई, तो जब संत आदमी जिस दिन बनता है उस दिन वो अपनी कास्ट आइडेंटिटी, अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ देता है।
तो ये दोनों को कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की गई। तो प्रशासन अधिकारी के कारण ये योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी कि उसको दूर किया जाए। अब इस बात से बाकी लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की, जो उत्तर प्रदेश के बाकी राजनीतिक दल हैं, वो इसको ब्राह्मण ठाकुर, ओबीसी और उसमें एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। अब ये बड़ा नाजुक सा मामला होता है कि किसी बटुक की शिखा खींचना और उसके बाद उसको जोड़ा गया कि चाणक्य का जब शिखा को खोजा गया था तो पूरे नंद वंश का सर्वनाश हो गया था। इस तरह का नैरेटिव, इस तरह का स्पिन देने की कोशिश की गई। अरे आप उदाहरण दे रहे हैं, आप एक संत के सामने एक संत को खड़ा कर रहे हैं और आप उदाहरण दे रहे हैं नंदवंश का। एक तो ये कुतर्क हो गया। अब इन सब के बीच निश्चित तौर पर थोड़े बहुत कंफ्यूजन आए होंगे जहां ये बात रही होगी, और लगातार योगी आदित्यनाथ पर कास्ट के नाम पर उन पर आरोप लगाने की कोशिश की जाती है। मैंने फिर कहा संत की कोई जाति नहीं होती। तो निश्चित तौर पर ये जो पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, उसको कोशिश की गई है, वो हुआ नहीं है। मैं अभी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से घूम के आया हूं पिछले हफ्ते, वो नहीं हुआ है। बल्कि इधर योगी आदित्यनाथ और मजबूत है। तो निश्चित तौर पर आपकी बात ये हो सकती है कि इसको इंटरवीन करने की कोशिश की गई होगी, और ये जो ब्रजेश पाठक है, चूंकि वो ब्राह्मण है और उनके पास इस तरह की चीजें आए, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि नहीं, हम इस तरह के किसी उसके पक्षधर नहीं है, ना हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं। आप अगर योगी आदित्यनाथ के पिछले 6 महीने की गतिविधियों को उठा करके बात करें, जिस तरह से उन्होंने, चाहे सर्व समाज के लिए, ब्राह्मणों की तो बात छोड़ दिए, सर्व समाज की बात करते हैं, उसमें कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है कि ये आदमी पार्शियल हो सकता है। लेकिन राजनीति की ये मजबूरी होती है कि अगर इस तरह का कोई नैरेटिव खड़ा किया जाए तो उसका जवाब दिया जाए। मुझे लगता है ये जवाब देने की कोशिश जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना प्रभावी है कि वो है। इसके बहुत सारे जवाब है। जो लोग ये कहते हैं मतलब जो लोग इसको विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने ही जाल में बहुत बार फंस चुके हैं और वो लाजवाब हो जाते हैं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का ये कलेक्टिव एफर्ट है कि जो लोग नाराज हुए हैं, जिनको ये लगता है कि ये हिंदुत्व पर प्रहार है और उसको बचाने की कोशिश है, तो ठीक है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और ठीक प्रयास है। जिन लोगों को इससे तकलीफ हुई होगी, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम अपने जो पुराने स्टैंड पर कायम है और उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो हिंदुत्व वाला स्टैंड है। जी। आपको लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर जो इस तरह से उन्होंने माघ मेले में घुसने की कोशिश की, उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ने योगी आदित्यनाथ से अलग रास्ता अपनाया? देखिए, मैं ब्रजेश पाठक के बारे में तो इसलिए नहीं कहूंगा कि ब्रजेश पाठक की ऐसी, मतलब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं आपके चैनल पर, उसके साथ ब्रजेश पाठक की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करे, पॉलिटिकली भी और संगठनात्मक दृष्टि से भी। वो अपना चुनाव अकेले दम पर जब तक किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, नहीं जीत सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ अब अपने प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत दूसरे प्रदेशों का भी चुनाव जिता रहे हैं, और मतलब फिर वो एक लंबा विषय हो जाएगा कि कौन लोग उनको सबसे ज्यादा बुलाता है, कहाँ कितना। तो वो एक फिर दूसरा चर्चा का विषय है। अब बातें हैं आप केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य जो है, राइट फ्रॉम द डे गो, जिस दिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का पहली बार उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया था, उस समय से उनको ये ग्रज है कि वो एक मतलब वो अपनी बस मिस कर गए, वो मौका खो गए। तो गाहे बगाहे जब उनको मौका मिलता है, जब उनको मिलता है, तो वो इस तरह के कोई कोई प्रश्न उठाते रहते हैं। कई कई बार उनको बात सुनाया जाता है, कई कई बार उनको डांटा भी जाता है। लेकिन चूंकि वो संगठन के व्यक्ति हैं, आरएसएस से उनका पृष्ठभूमि है, प्लस वो ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, संघ के प्रिय लोगों में से हैं। तो इन सब के कारण वो कई कई बार जिसको बोलते हैं कि वो
मतलब इसको मैं अगर ये कहूँ कि कई बार वो इनडिसिप्लिन भी कर जाते हैं। सामान्यतः संघ में इस तरह की चीजें नहीं टॉलरेट की जाती, तो कई बार वो अपनी लिमिट से थोड़ा सा इधर उधर भी चले जाते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, कार्यकर्ता के तौर पर भी और जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर, दोनों तौर पर नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपको संगठन आपका समझेगा इस लायक, भाई आपको संगठन ने इस लायक समझा, प्रदेश का वो अध्यक्ष आपको बनाया, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ, आप 2 बार से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, पिछला चुनाव आप हार गए, उसके बाद भी आपको विधान परिषद में भेज करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस सब को आपको स्वीकार करना चाहिए और बहुत ग्रेसियसली स्वीकार करना चाहिए। इसमें एक और मैं बात जोड़ दूं, जब केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे और चुनाव जीत करके आए थे, तब उनके बारे में एक हिंदू नेता के तौर पर बड़ा रेपुटेशन था, चूंकि मेरे ही इलाके से आते हैं, सिराथू मेरे बगल, मैं मेरा जो गृह नगर है वहां से बगल में ही है, पुराना एक ही जिला हुआ, अब वो कौशाम्बी हो गया, पहले वो प्रयागराज का ही हिस्सा होता था। तो कुल मिलाकर के उनकी एक अजब तरह की एक हिंदुत्ववादी नेता की होती, लेकिन वो धीरे धीरे जिस तरह से वो पावर उसमें अपने आप को खींच करके ले आने गए, तो थोड़ा सा उनकी इमेज को भी धक्का लगा है। मुझे लगता है कि ये चीजें हैं, इनसे अपने आप को बचना चाहिए। वो सक्षम नेता हैं, बड़े नेता हैं, और भाजपा में उनके पास बहुत कुछ उनको देने के लिए अभी है। जी। जरूरी नहीं कि आपको कोई जो पद आप चाहते हैं वही मिले, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं चाहते वो मिलता है। तो मुझे लगता है कि कई बार बीजेपी को या संघ को उनको कजोल करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे चैलेंज के रूप में वो नहीं नजर आते हैं, दो के दोनों उप मुख्यमंत्री। जी अंजू जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की बातें करते रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके लिए ज़रूरी भी है कि उनको समय-समय पर समझाया जाए कि उनको पार्टी ने कितना कुछ दिया। चुनाव हारने के बाद भी वो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। मतलब सोचिए, पूरे प्रदेश में बीजेपी जीत रही थी और वो खुद हार गए अपना चुनाव। तो ऐसे में आप उस नेता को अपने आधार के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन वो गाहे-बगाए योगी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर आपको पता है, अखिलेश यादव एंड कंपनी कैसे उनके बयानों को इस्तेमाल करते हैं योगी के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए। लेकिन अभी ब्रिजेश पाठक ने जो बटुक पूजा की, अपने घर में उनको बुलाया, बड़ा आशीर्वाद लिया, और वो सब कुछ मोहन भागवत से मुलाकात से पहले किया गया। बहुत से लोगों को लगता है कि वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर उन्होंने ये सब कुछ किया। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया गया हो, या फिर अखिलेश यादव जो ब्राह्मण कार्ड खेलने लगे थे इसकी आड़ में, उसको नलिफाई किया है उन्होंने ये सब करके? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली तो ये कि जो आपने बात कही केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के, उनको उनके इसी गैर ज़िम्मेदारा बयान के कारण अखिलेश यादव ने बोला था कि आप आधी पार्टी लेकर के आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये उनके उसका उपयोग करते हैं। अब उसी से जुड़ा हुआ मसला ये है कि अखिलेश यादव ये बटुक वाले मामले को लगातार ब्राह्मणों का अपमान और संत का अपमान, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा मैंने अभी पहले कहा कि इसमें बेसिकली ब्राह्मण ठाकुर वाला जो एक कास्ट फैक्टर है उसको भिड़ा करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो अपर कास्ट वोट, जो जिसको बीजेपी अपना सबसे मजबूत आधार मानता है, उसमें भी डिवीजन हो जाए। और ये सिर्फ सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं हो रहा है। उनके सारे जो काम हैं वो इसका उल्टा होते हैं। अखिलेश यादव पत्रकार से पूछते हैं कि कौन सी जाति है तुम्हारी, क्या नाम है तुम्हारा, सरनेम क्या है, तुम्हारे मालिक का क्या नाम है। तो जो व्यक्ति इस तरह की बात करता हो, वो अगर ये कहे कि वो ब्राह्मणों का शुभचिंतक हो गया है अचानक वहां पर, और संतों का हो गया है, इन्हीं को 2015 में, इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को 2015 में बनारस में किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने पीटा था, उसका वीडियो आप सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकती हैं। और आज जो है, जब वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो उनके प्रिय हो गए हैं, उनको फोन करते हैं, उनके समर्थन में ट्वीट करते हैं। तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ब्राह्मणों
की के इज्जत से या ब्राह्मणों को कोई समर्थन करने से, ना संत परंपरा को समर्थन करने से, इसलिए कि इनकी परंपरा दूसरी है। ये तो संतों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, कारसेवकों के साथ, हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इनका इतिहास है। कारसेवकों पर जिस तरह से इन्होंने गोली चलवाई, वो उससे ज्यादा उससे बुरा काला अध्याय उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो नहीं सकता। तो ये कुल मिलाकर क्यों है। अब मसला ये है कि बटुक के साथ क्या है। देखिए, इसमें दोनों बातें हो सकती है। पहली बात ये, जिसको मैं थोड़ा कमजोर मानता हूं कि अपना उनका राजनीतिक एम्बिशन हो, चूंकि ऐसा प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है तो वो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश है। लेकिन मैं इसको कमजोर तर्क मानता हूं। मजबूत मजबूत बात मुझे ये लगती है कि योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर अगर ब्रजेश पाठक रहेंगे, तो ये उनके लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल उसके लिए बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि ये उसी तरह का स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है जहां पर वो ब्राह्मण के नाते बटुकों को बुलाकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में सबका सम्मान करता है, और बटुकों के सम्मान हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भी उसके दल के लिए। तो ये मुझे ब्रजेश पाठक कॉम्प्लीमेंट करते ज्यादा दिख रहे हैं इस तुलना में, कि वो योगी आदित्यनाथ को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी एक चैलेंजर हूं आपका। मुझे इसमें दम नहीं लग रहा। मुझे वो कॉम्प्लीमेंट करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को समर्थन करते हुए, योगी आदित्यनाथ के जो प्रयास हैं उस प्रयास को जी। मजबूती मुझे ये दिखता है। जी। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा था ना कि शिखा नहीं खींची जानी चाहिए थी, बड़ा गलत हुआ है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब बातें उनको 1 महीने के बाद याद आई, तो इस पर तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो जाने वाले हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको पता चल गया है कि वो जाने वाले हैं, बाकायदा ट्वीट लिखा। तो ब्रजेश पाठक को अगर लग रहा है कि ये गलत हुआ, तो ये तो उसी दिन बात सामने आ जानी चाहिए थी। लेकिन बड़े सोच विचार कर अगर वो अब जाकर ये कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव इस बात से बौखला गए हैं कि उनको लग रहा है कि वो जो योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया? देखिए, पहली बात ये कि ब्रजेश पाठक कहीं जा रहे हैं, जाने वाले हैं, ये बात का मुझे कोई ग्राउंड नहीं नजर आता है कि क्यों वो जाने वाले हैं। मजबूती के साथ वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अच्छी उनके पास जिम्मेदारी है, उनको केंद्रीय नेतृत्व भी अगर बहुत सर पे नहीं बिठा के रखता तो वो बहुत उनसे उनसे नाखुश भी नहीं रहता। एक बात। दूसरी बात ये जो स्टेटमेंट की है कि अभी वो कह रहे हैं, तो वो देखिए, इस मैसेज का सीधे मसला योगी आदित्यनाथ पर नहीं है। इस मैसेज का सीधे मतलब है कि ये प्रशासन की तरफ से ऐसा जो हुआ है, राजनीति में इसको डिफ्लेक्ट करना कहते हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ की तरफ न जाकर के ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफ्लेक्ट कर दिया गया कि प्रशासन को थोड़ा जुडिशियसली डील करना चाहिए था, सिखा विखा बटुकों का नहीं पकड़ना चाहिए था। और आप अचानक जब बटुकों को बुला रहे हैं तो उसके पीछे आप सीधे बुलाइएगा और कोई स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा, तो ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगता। तो मुझे लगता है कि ये पूरे उस मसले को एक पर्सपेक्टिव देने की, एक उसका एक विधान बनाने की, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया और फिर बटुकों को बुलाया गया। अब इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर अखिलेश को ये लग रहा होगा कि वो शायद इन इन नेताओं में या बीजेपी के बहुत सारे लोगों में डिफरेंसेस पैदा करें। अब इसमें एक और एंगल है अंजू जी, इसको लोग समझ लंबे समय तक जब नए अध्यक्ष बने थे उत्तर प्रदेश भाजपा के पंकज चौधरी, तो उस समय भी एक नैरेटिव चला था कि ये उनकी मर्जी के बिना हो गया और इन दोनों में बनती नहीं है। ठीक है, उनके डिफरेंसेस हैं या नहीं है ये वो दोनों करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें दोनों लोग एक पेज पर नहीं है। तो ये इस तरह के नैरेटिव चलते रहते हैं, चलेंगे भी, और ये विपक्ष अगर नहीं करेगा तो वो जॉबलेस हो जाएगा। और अखिलेश के पास तो मुश्किल ये है कि अखिलेश एक दिन ट्वीट करते हैं और अगले दिन वो ट्वीट ही फ्लॉप हो जाता है। तो ये सारी चीजें अखिलेश की बड़ी मुश्किल है। तो अखिलेश ये करेंगे कि बटुकों के साथ ऐसा किया, आपने बटुकों के साथ क्या किया, आप तो बटुकों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, अखिलेश लगातार इस कोशिश में है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बिखराव दिखे।
और हुँ, उस बिखराव से होगा ये कि कुछ लोग उनकी तरफ जाएँगे, मतलब वो अखिलेश कोशिश करेंगे कि उनको अपनी तरफ लेकर के आएँ। विशेष रूप से उनकी कोशिश ये है कि वो अपर कास्ट का कुछ वोट अपने पास अगर लेके आने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनको शायद सफलता मिलेगी। लेकिन अभी, आज जब हम बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, तब तक मुझे ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। और ये मैं जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि मैं अभी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, हालाँकि हम उत्तर प्रदेश में ही मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जो एक कोने से दूसरे कोने तक होते हैं, मैं बीच के कई जिलों में होकर आया, मुझे जी। इस तरह की कोई नाराज़गी नहीं नज़र आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो अखिलेश यादव हैं, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ से, इसलिए उनको कमज़ोर दिखाने की कोशिश हो रही है? ये दिखाने की कोशिश होती है कि कहीं न कहीं शाह के साथ योगी का 36 का आंकड़ा है, शाह की तरफ से प्रेशर आ रहा है, शायद केशव प्रसाद मौर्य इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि केंद्र से उनको समर्थन मिल रहा है, वगैरह-वगैरह। इस तरह की थ्योरीज़ चलती रहती हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव को खुद के लिए डर लगता है कि अगर वो योगी को परास्त नहीं कर पाए तो उनकी राजनीति का क्या होगा? इसीलिए साम, दाम, दंड भेद लेकर वो एक तरह से चुनाव आयोग के पीछे भी पड़ गए हैं, योगी के पीछे भी पड़ गए हैं। अब चुनाव आयोग ने जो उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी उन्होंने तो कहा कि राई का पहाड़ बना रहे हैं एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव। देखिए अंजू जी, अ, आप ध्यान कीजिए, अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले यह कहा करते थे कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, और जो योजनाएं बन रही हैं, जो अमित शाह बैठ के योजनाएं बना रहे हैं, उसके पीछे मंशा योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटाने की है। तो हुँ, ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी का ट्रेंड बन गया है। अब उसी कॉन्स्पिरेसी थियरी पर कांग्रेस भी काम करती है। आजकल सारे लोगों के पास आईबी के सूत्र होते हैं, सारे लोगों के पास रॉ के सूत्र होते हैं, जिनका इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि इन सारी, जैसा मैंने अभी कहा, मैं जो बात कह रहा था उसी को फिर लेके आता हूँ। मैंने कहा ना कि अभी तक इनको मुझे योगी कमज़ोर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जब हम आप इस मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, हम जर्नलिस्ट हैं, घूमते रहते हैं, हमको भी अंदाज़ा रहता है, और कम से कम अब यूपी की पॉलिटिक्स की समझ जितनी, मेरा अपना प्रदेश होने के कारण मुझे अच्छे से है, गली-गली घूमा हुआ है। तो ये बात अखिलेश यादव को भी पता लगती होगी कि सारी कोशिशों के बावजूद, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद की बात कर लें, चाहे कास्ट डिवीजन की बात कर लें, चाहे कास्ट सेंसस की बात कर लें, इन सब के बावजूद, चाहे संविधान बदल देने की बात कर लें, चाहे आरक्षण खत्म कर लेने की बात कर दें, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद योगी मजबूत ही हुए हैं, कमजोर नहीं हुए। 2024 में कुछ कारण थे, उसमें संविधान और आरक्षण वाला मसला था, 10,000 रुपए वाला मसला था। लेकिन आप सोचिए, उसके तुरंत बाद ही 10 विधानसभा चुनाव में से 8 पर एनडीए की जीत हुई, और कुछ ऐसी सीटें जहां पर 70% मुसलमान थे, वो सीटें भी योगी आदित्यनाथ ने जीती। तो हुँ। ये सब बातें जो है वो पता लग रही है अखिलेश को। अखिलेश लगातार दम भरते थे कि फैजाबाद सीट वो जीत करके आ गए हैं। मिल्कीपुर से, फैजाबाद के जो विधायक सांसद हैं वो मिल्कीपुर से थे, वो सीट हार गए, अपनी नहीं बचा पाए। खैर, तो ये बात अखिलेश को पता लग रही है। तो अब इसमें सारे इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे कि आप इलेक्शन कमीशन आपके कब्जे में है, आप ईवीएम की बात उठाएँगे, मतलब इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें उठाई जाएँगी। उस पर भी उनको कोई ऐसा संतोषजनक या कोई इस तरह का एक्सप्लोसिव चीज़ नहीं मिल रहा है, जो वो कर पाएँ। और रही बात ये कि वो एसआईआर पर गड़बड़ी हो रही है, उसको इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है बहुत स्पष्ट तरीके से। 4,000 कुछ वोट्स पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि गड़बड़ हो रहा है। और ये भी उन्होंने कहा था कि जिन सीटों पर 60,000 के आसपास एक सीट पर, जब 3 करोड़ नाम कम होने की बात थी, तो लगभग एक 60,000 एक सीट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बात आ रही थी। तब तो अखिलेश ये कह रहे थे कि अरे 60,000 इनके वोटर कम हो जाएंगे, तो हम चुनाव जीत रहे हैं, हमको कोई ये तो उसका तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप कहां पर हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारा डर दिखाता है। और वो योगी आदित्यनाथ का ही डर है कि वो बहुत कमिटेड होकर के काम कर रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कहीं न कहीं अंदर खाने अखिलेश यादव को ज़मीनी हकीकत पता है। तमाम तरह के मुद्दे वो लाए हैं योगी को घेरने के लिए, लेकिन हर मुद्दा फ्लॉप साबित हो रहा है। इसलिए वो अनाप-शनाप बयानबाज़ी तो कर ही रहे हैं। अब ये मुक्तेश्वरानंद वाला मुद्दा भी कहीं न कहीं अब औंधे मुँह गिरा है, तो अखिलेश क्या करें? ऐसे में एसआईआर पर सवाल उठाएँगे जो कर रहे हैं और जवाब उनको तुरंत मिल गया चुनाव आयोग से। लेकिन साथ ही साथ मोहन भागवत की मुलाकात ऐसे समय में हुई है योगी आदित्यनाथ से, वो भी लखनऊ में, कि खुद मोहन भागवत लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आए, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। बीजेपी के अंदर जो योगी का विरोध करते हैं उन लोगों के लिए भी और ये भी दिखाने के लिए कि किस तरह से आरएसएस पूरी तरह से योगी के साथ खड़ा है क्योंकि ये बातें भी आई थी कि कहीं न कहीं योगी क्योंकि आरएसएस से नहीं आते हैं इसलिए शायद आरएसएस उनको पसंद नहीं करता, लेकिन वो बातें भी अब सब सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से संघ खड़ा है योगी के साथ और मेरे ख्याल से केशव प्रसाद मौर्य को भी एक अच्छी खासी सलाह ज़रूर दी गई होगी मोहन भागवत की तरफ से। तो मुलाकात हुई है, बात क्या हुई, ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन संदेश जो है वो दूर तक चला गया है। आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी विनोद जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।